तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि बाजी आरफा को टाइम दिया हुआ है, अब 12 बजे इनसे मुलाकात करने जाना है। तो उस्मा बोली, अच्छा भाई ठीक है, अब बाजी आरफा से मुलाकात की तैयारी करें, मैं जाती हूँ। ये ना हो कि मामी दोबारा आ जाए और बजाय कि हम मामी को ब्लैकमेल करें, मामी हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दें कि मैं इस वक्त अपने भाई के कमरे में क्या कर रही हूँ। और ये बात करके उस्मा कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई और मैंने भी अपना कमरा सेट किया और वॉशरूम में चला गया। वहाँ से फ्रेश होकर वापस आया तो अभी 12 बजने में 5 मिनट थे। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाजी आरफा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं भी फुप्पो बेबी के कमरे के पास पहुंचा था कि अचानक से इनके कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गए। मैं इनको देखकर एकदम डर गया। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे वाला सांस नीचे रह गया। वो मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मैंने इनकी कोई चीज़ चुरा ली हो। मैं दिल में सोच रहा था कि ये क्या हो गया। फुप्पो के दिल में जो थोड़ा बहुत मुझ पर शक था, अब वो यकीन में बदल गया होगा कि इस दिन मैं ही इनके कमरे में गया था। अब मैं इनको ये भी नहीं कह सकता था कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वॉशरूम की मुखालिफ सिमत में जा रहा था। मैंने दिल में सोचा कि फुप्पो से बात किए बगैर ही वापस चला जाता हूँ और मैं पलटकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा तो फुप्पो ने मुझे आवाज़ दी, नदीम रुको, नहीं तो मैं तुम्हारी अम्मी को बता दूंगी कि परसों तो मेरे कमरे में आए थे। जैसे ही फुप्पो ने ये बात की तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मतलब फुप्पो को पूरा यकीन हो गया था कि इस दिन मैं ही इनके कमरे में गया था। फुप्पो की बात सुनकर मैं रुक गया। अब वो चलती हुई मेरे पास आ रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि अब इनको क्या जवाब दूं। अगर मैं झूठ भी बोलता हूँ तो मेरी हालत से वो मुझे पकड़ लेंगी। मैं भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था कि वो मेरे पास आ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, अब मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? फुप्पो बेबी बोली, मैं तुम्हारी अम्मी के पास लेकर जा रही हूँ। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, आप समझती क्या हैं कि आप जो कुछ कहेंगी वही ठीक होगा। शाम को भी आप दो मायनी बातें कर रही थी और अब भी आप
पता नहीं क्या क्या कह रही हैं कि मैं ही आपके कमरे में आया था। फूफो बेबी ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तो क्या इस दिन तो मेरे कमरे में नहीं आए थे? मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फूफो बोली, अच्छा मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें बताते हूँ। और वो फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करेंगे। अंदर जाकर वो बोली, परसों रात को जब तुम अचानक मेरे कमरे में आ गए थे और कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे धमका रहे थे। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं आपके कमरे में क्यों आऊँगा और आपको क्यों धमकाऊँगा? मेरी बात का फूफो के पास कोई जवाब नहीं था। मैं सोच रहा था शायद वो मुझे ये बात नहीं बताएंगे कि जब ताया इनके कमरे से बाहर निकले थे तो मैं इनके कमरे में चला गया था। लेकिन मैं हैरान रह गया जब इन्होंने कहा कि बड़े भाई मेरे कमरे से गए थे तो तुम मेरे कमरे के अंदर आ गए और कुंडी लगा ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि तुम मेरे शौहर को बता दोगे कि मैं अपने बड़े भाई से मुलाकात कर रही थी। मैंने कहा, फूफो आपका दिमाग तो ठीक है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन शायद इनको 100% यकीन था। वो मुस्कुराकर मेरे पास आई और बोली, अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो और जो मुलाकात तुमने पहले की थी, मैं वो बातें दोबारा तुमसे करना चाहती हूँ। मैंने दिल में सोचा कि हो सकता है फूफो मुझे अपने जाल में फंसाना चाह रही होंगी कि वो मुझसे ऐसी बातें करेंगी तो मैं मान जाऊंगा। फूफो बोली, अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। इन्होंने अपने दराज से कपड़ा निकाला और बोली, अगर तुमने कुछ शोर मचाया तो मैं तुम्हारी अम्मी को बता दूंगी कि इस वक्त मेरे कमरे में आया है। फूफो मुझे अपने जाल में फंसा चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इन्होंने पट्टी मेरी आंखों पर बांधी। मैंने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने मुझे चुप रहने को कहा और बोली, इस दिन तुमने अपनी मर्जी की बातें की थी, आज मैं अपनी मर्जी की बातें करूंगी। फिर वो नीचे बैठ गई और शहजादे से बातें करने लगी और मुस्कुराती हुई बोली, मुझे जो 1% डाउट था वो भी खत्म हो गया। इस रात तुम ही थे। इसके बाद वो मुलाकात करने लगी। मैं जो अपने आप को काफी देर से रोके हुए था, फिर मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो गई और मैं भी इनसे बातें करने लगा। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। मैं काफी देर तक फूफो से मुलाकात करता रहा। मुलाकात के दौरान इन्होंने बताया कि नदीम मुझे तुम्हारे जैसे हीरे की
तलाश थी। मैं तो इस दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी कि पता नहीं कौन था जो मेरे सोए हुए नसीब जगा गया। नदीम, मैं तुम्हारी मुरीद हो गई हूँ। पहले मैं तुम्हारे चचा की मुरीद थी। मैंने कहा मेरी एक और ख्वाहिश है। तो फूफो बोली, क्या तुम नाहिद से भी मुलाकात करना चाहते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपको कैसे पता चला? तो वो भी मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी आंखों में सब कुछ लिखा है कि तुम नाहिद से भी मुलाकात करना चाहते हो। मैंने कहा, जी फूफो, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं इनसे भी मुलाकात करना चाहता हूँ। बेबी फूफो बोली, अच्छा ये बता, तो मुझसे डर क्यों रहा था जब मैं तेरी अम्मी के सामने तुझसे पूछ रही थी कि तू रात को कहाँ फिरता रहता है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, फूफो, डरने वाली ही बात थी। आप अम्मी के सामने ऐसी बातें पूछ रही थी। फूफो बोली, अच्छा ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरे चचा से भी मुलाकात करती हूँ? तो मैंने बेबी फूफो को वो सारी बात बता दी कि मैंने आपको और नाहिद फूफो को चचा और चची के साथ कहाँ देखा था। तो वो हैरान होकर बोली, नदीम, तुम बहुत तेज हो। हमें लगा था कि वो जगह महफूज है। मैंने कहा, फूफो आप मुझसे ये बात करें। फूफो बोली, कैसा हुआ था? मैंने कहा, यही वादा कि आप अपनी और मेरी बात चचा को नहीं बताएंगी। तो मुस्कुरा कर बोली, क्या मुझे पागल समझा हुआ है कि मैं अपनी बात किसी और को बताती फिरूं? मैंने टाइम देखा तो 1 बज रहा था। मैंने कहा, फूफो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो बोली, ठीक है, मैं नाहिद से बात करके तुझे बताती हूँ। मैंने कहा कि आप नाहिद फूफो को मेरे बारे में बताएंगी? वो बोली, नहीं, हम इसकी आंखों पर भी पट्टी बांध देंगे। मैं फूफो की बात सुनकर हंसने लगा और हंसते हुए इनके कमरे से बाहर आया तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे के पास आकर मैंने फूफो के कमरे की तरफ देखा कि कहीं वो मुझे पीछे से देख तो नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मैं जल्दी से बाजी आरफा के कमरे के पास गया तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे को धक्का लगाया लेकिन नहीं खोला। मैंने दरवाजे पर 1-2 बार दस्तक दी लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा कि शायद वो मेरा इंतज़ार कर कर के सो गई होंगी। जैसे ही मैं वापस आने लगा तो दरवाज़ा खुला और किसी ने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया। मैं डर गया कि पता नहीं कौन है। आलिया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। मैंने कहा, ये क्या तरीका है? तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने देखा तो बाजी आरफा सो रही थी। आलिया बोली, बाजी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अब वो सो गए हैं। मैंने कहा, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, अभी मेरी आँख खुली है तो मैं यहाँ आ गया हूँ। आलिया बोली, नदीम तुम कितना झूठ बोलते हो। मैंने कहा, क्या मतलब? आलिया बोली, मैंने तुम्हें खुद देखा था।
कि तुम अपनी फूफो के साथ बाहर खड़े बातें कर रहे थे और फिर इनके कमरे में चले गए। मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारे कमरे की तरफ ही आ रहा था कि वो मुझे मिल गईं। इन्होंने मुझसे कोई बात करनी थी, इसलिए वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गईं। तालिया मुस्कुराती हुई बोली, नदीम, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। मैं देख रही थी कि तुम अंदर कौन सी बातें कर रहे थे और फूफो से बातें करते करते तुमने घंटा लगा दिया। मैंने कहा तुम्हें सब पता तो है, फिर क्यों पूछ रही हो? तालिया बोली, क्या तुमने फूफो को भी अपना मुरीद बना लिया? मैं इसकी बात सुन के मुस्कुराया तो वो मेरी मुस्कुराहट का मतलब समझ गई। आलिया बोली, नदीम, तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो। मैंने कहा अच्छा, बाजी को उठाओ। तो बोली, उठाना है तो उठा लो। हम बातें ही कर रहे थे कि बाजी बोली, मैं जाग रही हूँ। आलिया बोली, नदीम, लगता है तुम्हारा हमारे कमरे में आने का दिल नहीं करता। मैंने कहा नहीं बाजी, ऐसा नहीं है, बस मुझे नींद आ गई थी। अभी आंख खुली है तो आपके कमरे में आया हूँ। आलिया मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने इसको चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद बाजी के पास जाकर बैठ गया। आलिया बोली, हाँ बाजी, अब तो इसे कहकर बुलाना पड़ता है। मैंने आलिया को कहा, अब तुम जले पर नमक मत डालो। मैंने बाजी को बता दिया था कि मैं कितना मसरूफ हूँ। बाजी बोली, हाँ नदीम की मुझसे बात हो गई थी। इसके बाद हम लोग काफी देर तक बातें करते रहे और फिर हम तीनों यानी मैं, बाजी, आरफा और आलिया की काफी देर मीटिंग हुई और तकरीबन 3 बजे मैं अपने कमरे में आकर सो गया। मैं बहुत थक चुका था और मुझे यकीन था कि सुबह मेरी आंख जल्दी नहीं खुलेगी और मुझे रोज की तरह अम्मी से डांट पड़ेगी। फिर मुझे ख्याल आया कि पायल भी इस मेहमान को लेकर डेरे पर नहीं आई थी जिसको लाने के लिए इसने कहा था, और यही सोचते सोचते मैं सो गया और सुबह मेरी उम्मीद के एन मुताबिक 8 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने उस्मा खड़ी थी। मैंने कहा, उस्मा, तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी देर तक जागता रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे जगाने आ गई। उस्मा बोली, भाई मुझे तो पता है, लेकिन मुझे अम्मी ने भेजा है तो मैं बाहर आ गया। मैंने यही सोचा था कि डेरे पर जाकर कुछ देर आराम कर लूंगा। मैं सीधा वॉशरूम गया और वहां से फ्रेश होकर वापस आया और सबके साथ बैठकर नाश्ता किया और इसके बाद मैं चारपाई पर बैठकर चाय पी रहा था कि भाई मेरे पास आकर बैठ गए कि भाभी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, नदीम, तुम्हें अम्मी बहुत याद कर रही हैं। मैं समझ गया कि भाभी क्या कहना चाह रही हैं। मैंने कहा, भाभी ठीक है, मैं आज आपकी अम्मी से मिल लेता हूँ। तो भाभी उठकर चले गए।
चाय पीने के बाद मैं भी हवेली से बाहर निकला और अपने डेरे पर आकर बैठ गया। शहनाज और नवाज को बुलाकर मैंने खेतों के बारे में पूछा तो सब ओके की रिपोर्ट थी। तो मैं डेरे पर दरख्त के नीचे चारपाई पर लेट गया। तो शहनाज ने पूछा, छोटू खान आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, बस रात को नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से अब नींद आ रही है। तो शहनाज मुस्कुराते हुए बोली, छोटे खान अब आपकी नींद कहाँ पूरी होनी है, आप अंदर चलें, मैं आपकी थकन उतार देती हूँ। मैंने शहनाज को मना किया, लेकिन शायद वो आज किसी और मूड में थी। इतने प्यारे अंदाज से बोल रही थी कि मैं इसको ज़्यादा देर मना ना कर सका और उठकर डेरे के अंदर कमरे में चला गया। मैंने शहनाज से पूछा, क्या नवाज को बुरा नहीं लगेगा? तो वो मुस्कुराती हुई बोली, छोटे खान हमने आपका ही खाना है, तो नवाज को इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं किससे मुलाकात करती हूँ और ना ही मुझे नवाज की परवाह है कि वो किससे मुलाकात करता है। इसके बाद शहनाज मुझे काफ़ी देर तक दबाती रही और सर में मसाज भी करती रही। इसके बाद शहनाज और मेरी मुलाकात शुरू हो गई और फिर मैं इधर ही सो गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाले वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।